चलो देखो, नेक्स्ट आपका था oogenesis। अच्छा, oogenesis में क्या था, बेसिकली आपने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में जो oogonia होता है फीमेल की बॉडी में। अच्छा, फीमेल की बॉडी जब वो अपने एम्ब्रायोनिक में होती है तभी उसके अंदर oogenesis स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय याद है ना, 2 से 7 मिलियन होता था, फिर धीरे धीरे वो कम होता था। मतलब स्टार्टिंग में तो 6 मिलियन था, फिर कम होके बर्थ के टाइम पे 2 मिलियन, फिर एट द प्यूबर्टी के टाइम पे 60 to 80,000 हो जाता था। तो वो मैंने सिर्फ एक आपको बस एक लिख के समझाया था। अब दुल्हन को रेडी करना है, दुल्हन को रेडी करने में कौन कौन सी चीज़ें लग रही हैं, कैसे क्या रेडी करना है, वो ध्यान से सुन लो। एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है, बस वो 4-5 लाइन में उसने एक्सप्लेन कर दिया है। पेज नंबर 48 पुरानी वाली बुक होगी जहाँ स्पर्म का फिगर बना है, ठीक है। तो उसने एक्सप्लेन तो कर दिया है, बट उसने 6-7 लाइन में सब एक्सप्लेन कर दिया है, वो क्रिस्टल क्लियर नहीं किया है वो। अब स्टार्टिंग से समझो कि एक्चुअल में कहानी घट क्या रही है। देखो, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से। ये जो मैंने बनाया है ये बेसिकली आपका वो पार्ट है जब फीमेल अभी माँ के गर्भ में ही है। जब माँ के गर्भ में वो आई तब वो उस समय का एक oogonia है। तो अभी वो माँ के गर्भ में ही है। उस माँ के गर्भ में जो लड़की है, माँ के गर्भ में जो लड़की है, उसके ओवरी में कॉन्टिन्यूअसली डिवीजन चलेगा। तो जो उस लड़की के अंदर जो ओवरी है उसके अंदर डिवीजन चलेगा, तो वो पहले डिवाइड होके 1 से 2 बना, 2 oogonia बन गया, फिर ये डिवाइड हुआ कितने से, फिर 2 बन गया, फिर इधर डिवाइड हो गया। तो ऐसे डिवीजन चलता रहेगा उस लड़की के अंदर, ऐसे डिवीजन चलते चलते। तो सोचो, इसीलिए उस टाइम पे उस लड़की के ओवरी में, जो लड़की अभी गर्भ में ही है, उस लड़की के अंदर बेसिकली लगभग कितने मिलियन हो जाते हैं, लगभग कितने मिलियन थे, 6 मिलियन अप्रॉक्स बोला गया था। यही डिवाइड होते 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 तो 6 मिलियन तक आ जाता है। समझ आया? उस 6 मिलियन में से किसी एक को पिक कर लिया जाता है और दुल्हन बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो बेसिकली किसी एक को जो पिक करते हैं, डेवलप होते होते, तो वो जो पहला होता है इसको हम पिक करते हैं, उसको स्टार्टर को हम क्या बोलते हैं, प्राइमॉर्डियल फॉलिकल, क्योंकि ये स्टार्ट होता है। पहला स्टेप यही होता है जो स्टार्ट करता है, ठीक। अब देखो, लड़की पैदा हुई, जस्ट डिलीवर हो गई। अब जब डिलीवर हो जाएगी तो 6 मिलियन था ना उसके घर में, डिलीवरी के टाइम पे उसके पास कितने बचेंगे, 2 मिलियन ही बचते थे। तो लड़की जब पैदा हुई तो उसके पास कितने बचे, 2 मिलियन। अब 2 मिलियन के बाद यही प्राइमॉर्डियल फॉलिकल स्टार्टिंग, जब तक वो पैदा नहीं हुई थी तब तक वो उसका प्राइमॉर्डियल फॉलिकल था, लेकिन जैसे लड़की गर्भ से बाहर निकली इसका नाम चेंज हो के क्या हो गया, प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल बनता कैसे है, इस प्राइमॉर्डियल फॉलिकल के ऊपर कई सारे सेल्स की लेयर चढ़ती जाती है। दैट सेल, द लेयर ऑफ सेल इज नोन एट ग्रेनुलोसा सेल, ठीक है। इस सेल का जो लेयर होती है उसको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल। तो ये जो बीच में आपका प्राइमॉर्डियल फॉलिकल है, ये इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा की सेल होती हैं। तो लड़की जब पैदा हुई, तो जब पैदा होती है तो उस समय बहुत ढेर सारी ग्रेनुलोसा सेल की लेयर आ जाती है बीच में। अब यही इसका प्राइमॉर्डियल फॉलिकल का नाम चेंज होके क्या हो गया, प्राइमरी oocyte बीच में, और प्राइमरी oocyte प्लस ग्रेनुलोसा सेल दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। समझ आया? ये जो इवेंट है ये पैदा होने के बाद का है। अब जब लड़की डिलीवर हो गई, तो अब क्योंकि लड़की डिलीवर हुई तो अब उसके अंदर ये फॉलिकल डेवलप करेगा धीरे धीरे। तो फॉलिकल को डेवलप कराने के लिए लगभग जब तक वो प्यूबर्टी पर, क्योंकि आपको बताया गया था कि जब लड़की पैदा होती है तो उसका मियोसिस फर्स्ट रोक दिया गया होता है, याद है ना, उसका मियोसिस फर्स्ट लेप्टोटीन स्टेज में रुका होता है, प्रोफेज के फर्स्ट में। कब तक, जब तक कि लड़की के बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल हाई नहीं होता। तो लड़की के अंदर गर्भ में उसका ओवरी में उसका चला डिवीजन चला, लड़की पैदा हुई, प्राइमॉर्डियल फॉलिकल बनते ही रुक गया, ये तुरंत रुक गया। इसके आगे ये डेवलप नहीं कर पाया। ये डेवलप कब तक नहीं, 14 साल तक डेवलप नहीं करेगा, 12 साल 13 साल तक डेवलप नहीं करेगा, क्योंकि उसका मियोसिस फर्स्ट रुका है। अभी क्यों रुका है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं है। और एस्ट्रोजन हार्मोन का पीक पर होता है अपने एडोलसेंस प्यूबर्टी के स्टेज पर। तो जैसे ही पीक कब आएगा, जैसे प्यूबर्टी आएगा तो तुरंत एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा, और जैसे एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा उसी समय एफएसएच का लेवल और एलएच का लेवल ये भी अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो जब प्यूबर्टी आ जाती है तो उस समय जो सबसे पहले जो लेवल बढ़ता है किसका बढ़ता है, एफएसएच का। फुल फॉर्म
फॉलिकल, अब नाम से क्लियर करो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो प्राइमर्डियल फॉलिकल है, प्यूबर्टी पे आने पे एफएसएच अपना लेवल बढ़ाएगा, तो प्राइमर्डियल फॉलिकल कन्वर्ट होगा किसमें, प्राइमरी फॉलिकल। ये अपना लेवल पीक पर रखेगा, प्राइमरी फॉलिकल ही कन्वर्ट होगा किसमें, एफएसएच लेवल अपना हाई रखेगा, यही टर्सरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा किसमें। यानी ये जो फॉलिकल डेवलप करवा रहे हो प्राइमर्डियल से लेके टर्सरी फॉलिकल तक, इसको डेवलप कराने की जिम्मेदारी एफएसएच की होती है। ये अपना लेवल पीक पर रखेगा अपना, ठीक। अब देखो होता क्या है, प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते उस लड़की के पास, उस लड़की के ओवरी में कितने एग बचते हैं, लगभग 68,000 to 80,000 ही बचते हैं, उसे ना बचते नहीं है। अब देखो ये जो प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte जो है, इसके अंदर क्योंकि एफएसएच का लेवल हाई है और साथ साथ लड़की अपने किस पर है, प्यूबर्टी के स्टेज पे है, तो उस लड़की के बॉडी में एस्ट्रोजन का भी लेवल भी तो हाई रहेगा। तो एस्ट्रोजन और प्लस एफएसएच दोनों का लेवल हाई होने से प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में। लेकिन अंदर जो अभी दुल्हन है, उस दुल्हन का नाम, अभी भी उस दुल्हन का नाम क्या है, प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte दुल्हन है, समझो, ये प्राइमरी oocyte दुल्हन है, ठीक है। और उसके चारों तरफ ये जो ग्रेनुलोसा की सेल है वो उसकी सहेलियां हैं, समझ आया। तो अभी शुरुआत है, बच्ची जब छोटी होती है तो उसकी सहेली, उसकी दोस्त भी कम होगी, जैसे जैसे लड़की बड़ी होगी उसका फ्रेंड सर्कल, उसकी सहेलियां। तो अभी लड़की देखो, अभी लड़की एकदम छोटी थी तो देखो उसके पास सहेली भी कम थी, लड़की थोड़ी सी बड़ी हुई तो ग्रेनुलोसा सेल थोड़ा सा बढ़ गया, लड़की और बड़ी हुई तो देखो ग्रेनुलोसा सेल और बढ़ गया। तो ये जो प्राइमरी oocyte जिसको दुल्हन बोले हो, इस चारों तरफ जो इसकी सेल्स हैं ग्रेनुलोसा की सहेलियां, तो प्राइमरी दुल्हन और प्लस सेल, दुल्हन प्लस सेल को ही क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। क्योंकि एफएसएच और एस्ट्रोजन का लेवल हाई है तो यही प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल। और भी कुछ चीजें आएंगी, जैसे ये ग्रेनुलोसा सेल की लेयर बढ़ेगी, ये सहेलियां अपने आप को बढ़ाते जाएंगी, तो सहेलियां बढ़ते 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 जाएंगी और एक लास्ट तक एक पीक आता है और इन्हीं सहेलियों के बाद एक बाउंड्री फिक्स हो जाती है। वो जो आउटर बाउंड्री होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, थीका। एक बाउंड्री सेट कर दी जाती है कि अब इससे ज्यादा नहीं रखना है, तो एक बाउंड्री सेट हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, थीका। सेकेंडरी फॉलिकल में भी अभी भी कौन प्रेजेंट होता है, प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट होता है, ठीक। अब डेवलप ये एफएसएच का लेवल वो हाई किए रहेगा, अपना लेवल हाई किए रहेगा। अब होता क्या है, ये जो थीका है ये अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक थीका एक्सटर्ना और एक थीका इंटरनल लेयर होती है, डिवाइड कर लेता है अपने आप को। और ये प्राइमरी oocyte चेंज हो जाता है किसमें, सेकेंडरी oocyte में। दुल्हन चेंज हो गई, मतलब दुल्हन अब आ रही है फॉर्म में, मतलब ये फाइनल दुल्हन बन चुकी है, मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया उसका। तो ये प्राइमरी oocyte चेंज हो गया किसमें, सेकेंडरी oocyte में। और अब इस सेकेंडरी फॉलिकल का नाम चेंज हो गया क्या, टर्शरी फॉलिकल। और ये जब बनता है तो बीच में यहाँ पे एक फ्लूइड कैविटी, एक फिल्ड कैविटी आ जाती है जिसमें फ्लूइड भर जाता है और उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी का नाम क्या होता है, एंट्रम। समझ आया, क्लियर हुआ बेसिकली। अब जैसे दो तीन के कंफ्यूजन आती है कि कब फॉलिकल बोलेंगे कब oocyte बोलेंगे, तो गलत नहीं है, आप ऐसे याद कर लो, प्राइमरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte प्लस ग्रेनुलोसा सेल। सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte होता है और प्लस ग्रेनुलोसा सेल होगा। टर्शरी फॉलिकल में एंट्री अब किसकी हो जाती है, सेकेंडरी oocyte की हो जाती है। समझ आया, क्लियर हुआ। अब देखो होता क्या है, तुम्हारा जो सेकेंडरी oocyte ये जो बीच में है, जो दुल्हन है तुम्हारी, अब ये दुल्हन सेपरेट होना स्टार्ट करेगी। तो इस दुल्हन के चारों तरफ एक अलग से सेपरेट लेयर रेडी होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। और ये इसके चारों तरफ की क्या हो गई, दुल्हन की सहेलियां, जो सारे सेल्स हो गए। अब इसमें से ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte निकल जाता है बाहर। दुल्हन बाहर निकल गई पार्लर से, लेकिन कुछ सहेलियां अपने वो साथ लेकर वो निकलेगी। तो कुछ सहेलियां जो वो साथ लेकर निकलती हैं, उस समय उनका नाम क्या होता है, कोरोना रेडिएटा। मतलब फाइनल सेकेंडरी oocyte जो आपके पास सबसे फाइनल आता है, फाइनल सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ भी कुछ सहेलियों की लेयर होती है और उसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। और इनके और ये जो सेकेंडरी oocyte की जो दीवार होती है, वो दीवार किसकी बनी होती है, जोना पेलुसिडा की। समझ आया इतना, क्लियर हुआ। अब आप ये बताइए, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका था, टर्शरी फॉलिकल। तो टर्शरी फॉलिकल में से तुमने सेकेंडरी oocyte को बाहर निकाल दिया। अगर तुमने सेकेंडरी oocyte को बाहर निकाल दिया, इसको बाहर निकाल दिया, तो अब तो खाली ये बचा कि नहीं बचा,
खाली यही बचा कि नहीं बचा? ये जो खाली ये बचता है ना सेकेंडरी oocyte को निकालने के बाद, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रेफियन, इसी को बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। समझ आया? यही ग्रेफियन फॉलिकल और आगे डेवलप होता है, और यही ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप होके आगे बनता है क्या? कॉर्पस ल्यूटियम। और यही कॉर्पस ल्यूटियम अपने अंदर से कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। क्यों करता है, कैसे करता है भी समझाएंगे, बट ये ध्यान रखना कि आपका प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाएगा तो पीछे जो सेल बचती है उसको ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं, और यही आगे डेवलप होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम, और अपने अंदर से क्या निकालता है? प्रोजेस्टेरॉन को अपने अंदर से सिक्रीट करता है। समझ आया? अब एक चीज में क्रॉस समझो, जैसे लड़की का जो पीरियड है वो पहली बार बेसिकली आपका 12 साल में आया। लड़की का पीरियड अगर 12 साल में आया होगा उसका, तो उसकी बॉडी से 12 साल में, क्योंकि आपके पास कितने सेल हैं? 62, 80,000 हैं, और इन 60 से 80,000 में सिर्फ 400 दुल्हन को ही मौका दिया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाने के लिए। मतलब उसमें सोच लो 80,000 लोग हैं आपके पास, उसमें से भी सिर्फ 400 को चुना जा रहा है। मतलब वो 400 एकदम वेल मेंटेन्ड हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। वो चुना गया है कि तुम ही सबसे अच्छे हो इन 80,000 में। अब इन सिर्फ 400 को मौका दिया जाता है। अब अगर लड़की का पीरियड अगर 12 साल में आया होगा, तो अगर लड़की का पीरियड 12 साल में आया होगा तो उस समय उसकी बॉडी से क्या निकला होगा? सेकेंडरी oocyte ही उसकी बॉडी से निकलेगा। समझ आया? दूसरा, यहां पे जब लड़की अपने प्यूबर्टी स्टेज में थी तो प्यूबर्टी तक उसका मियोसिस फर्स्ट रुका था, प्रोफेज फर्स्ट लेप्टोटीन स्टेज में, और जैसे ही प्यूबर्टी में इसका लेवल हाई हुआ तो उसका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होते हुए वो डेवलप होते लास्ट में किस फॉर्म में आके रुक गई? वो सेकेंडरी oocyte दुल्हन के आप में रुक गई। सेकेंडरी oocyte में आते ही उसका मियोसिस सेकंड फिर रुक जाएगा। याद है क्यों रुक जाएगा? क्योंकि इसके पास सेंट्रियोल नहीं है, तो इसका मियोसिस 2 सेकंड फिर रुक जाएगा। सेंट्रियोल इसको कौन देगा अभी? तो यही तो दुल्हन है, ये दुल्हन है। इसको किसका इंतजार है? स्पर्म का, क्योंकि स्पर्म के हेड में क्या प्रेजेंट है? सेंट्रियोल। वही सेंट्रियोल जब इसको मिल जाएगा, जब इसको सेंट्रियोल मिल जाएगा स्पर्म का, तो इसका मियोसिस सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और यही आगे चल के जाइगोट कंप्लीट हो जाएगा। समझ आया? क्लियर हुआ? तो अगर आपसे कोई कहता है कि 12 साल में पीरियड आया लड़की का, तो उस लड़की 12 साल में उस लड़की से क्या निकला होगा? सेकेंडरी oocyte। उस लड़की को 35 साल में पीरियड आया, उसके बॉडी उस समय भी क्या निकला होगा? सेकेंडरी oocyte यही निकलेगा। उस लड़की से 20 साल में पीरियड आया तो उस लड़की के बॉडी से अभी भी क्या निकलेगा? सेकेंडरी oocyte ही निकलेगा। उस लड़की को 50 साल में पीरियड आया तो भी उसकी बॉडी से क्या निकलेगा? सेकेंडरी oocyte ही निकलेगा। यही रोक कर रखा गया, क्योंकि उनकी बॉडी में दुल्हन यहां तक लाके रोक कर रख दिया गया होता है। इसके बाद की जिम्मेदारी किसकी है? स्पर्म की है, क्योंकि जब तक स्पर्म आएगा नहीं, इसको अपना सेंट्रियोल देगा नहीं, इसका मियोसिस सेकंड पूरा होगा नहीं, तो ये रुकता है यहीं आके। ये फाइनल डेस्टिनेशन दुल्हन ही तो है। दुल्हन इंतजार किसका कर रही है? हर महीने दुल्हन आके मंडप में बैठ जाती है, इंतजार करती है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो बह के निकल जाएंगे हम। समझ आया? अब आप हमको एक क्रिस्टल क्लियर बताओ, 12 साल में जो सेकेंडरी oocyte निकला होगा, उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मोटिलिटी, उसकी मोबिलिटी, और जो 50 साल में या जो 35 साल में निकला होगा उसकी स्ट्रेंथ कौन सी वाली ज्यादा यंग होगा? यंग कौन सा होगा? अब आपको शायद इसीलिए कहा जाता है कि लड़की की शादी जितनी जल्दी हो सके कर दीजिए। 30 के पहले शादी हो जानी चाहिए। लड़की की जो नॉन एन एवरेज एज मानी जाती है 30 के पहले कर दीजिए, क्योंकि 30 साल के पहले अगर किसी लड़की की शादी इमेजिन करो 25 साल में हो गई, तो उसके बॉडी से क्या निकलेगा? सेकेंडरी oocyte 25 साल में। और किसी लड़की की शादी हुई है 35 साल में, उसके बॉडी से भी क्या निकलेगा? सेकेंडरी। अब बताओ किसका सेकेंडरी oocyte ज्यादा यंग होगा? 25 साल वाले का यंग, तो उसके अंदर एनर्जी भी तो ज्यादा होगी, तो उसका फर्टिलाइजेशन होने की संभावना और डेवलप होने की संभावना ज्यादा अच्छा है ना। तो जब टाइम बीत जाएगा तो सेकेंडरी oocyte बूढ़ा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो शायद फर्टिलाइजेशन उतना अच्छा। यही रीजन है आजकल लोग 30 के बाद शादी कर रहे हैं, और यही रीजन है कि कहीं ना कहीं मां नहीं बन पा रहे हैं, प्रेग्नेंट नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि उनका oocyte क्या हो गया है?
कमज़ोर पड़ जा रहा है, उतना उसके अंदर कैपेसिटी नहीं आ रही है कि वो अपने आप को डेवलप कर सके। तो इसीलिए लड़कियों की शादी 30 से पहले कर दीजिए ताकि आपका सेकेंडरी उसाइड क्या रहे, यंग रहे। अब कुछ लोग का सवाल ये है तब तो 12 साल में कर देना चाहिए, 15-16 साल में कर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा यंग है। तो आपको इसका भी रिजल्ट पता है, अगर आप 12 साल में शादी कर देते हो और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट कहाँ जाके इम्प्लांट होगा, गर्भाशय, यूट्रस में। अरे यूट्रस मजबूत भी तो होना चाहिए। 12 साल की लड़की का यूट्रस कितना मजबूत होगा कि वो 9 महीने तक बच्चा होल्ड कर लेगी, लगभग 3-4 किलो का तब भी बच्चा होगा। और 12 साल की लड़की और 4-3 किलो का बच्चा, उसका यूट्रस होल्ड ही नहीं कर पाएगा तो बच्चा तुरंत गिर नहीं जाएगा। बच्चा इसी को कहते हैं बच्चा गिर गया, यह बच्चा मर गया। तो ये जो बच्चा गिरता है ये कभी कभी ये रीजन होता है कि यूट्रस इम्प्लांट नहीं कर पाया, चिपका नहीं पाया यूट्रस। तो इसीलिए शादी की एज जो लड़कियों की रखी गई है वो 18, क्योंकि ये मेडिकली प्रूव किया गया, देखा गया है कि जब लड़की 18 तक पहुंचती है तो उसका यूट्रस उस काबिल हो जाता है कि वो एक बेबी को अपने अंदर होल्ड कर सकती है। अब ये देखो एनाटॉमी पे भी, अब जैसे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लोग बने हैं माँ, 15 साल में लोग बने हैं माँ, ऐसा नहीं है 15 साल में लोग बन गए हैं। लेकिन अब वही ना, सभी लड़कियों का एनाटॉमी क्या है, अलग अलग हो ना। हो सकता हो किसी लड़की अंदर से मजबूत है तो 15 साल में माँ बन गई, उसका यूट्रस होल्ड कर ले गया, और किसी लड़की का मान लो नहीं मजबूत है तो वो नहीं होल्ड कर पाएगी ना। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ये कॉमन बता दो कि कब तक सबका हो जाएगा, तो कब तक, लगभग 18-20 साल तक सबका हो जाता है। लेकिन अगर आप 15 साल वाला का हो तो कुछ लड़कियों का हो सकता हो डेवलप हो जाए और कुछ लड़कियों का डेवलप ना हो पाए। तो कॉमन रखा गया कि लगभग 18 साल के बाद लड़की का यूट्रस उस काबिल हो जाता है कि अगर बेबी आया तो हम इम्प्लांट करा सकते हैं और बेबी को हम सही सलामत रख सकते हैं। तो यही कारण है कि 18 प्लस वालों को नाबालिग को बालिग की कैटेगरी में नहीं, ये इसका कोई रीज़न मेडिकली नहीं, वो गवर्नमेंटल ने रखा है। अब रीज़न ये रखे हैं जनरली कि मेडिकली ये चेक कर लिया गया है कि 18 साल तक, 18 साल में बेसिकली 18 साल में लड़की का यूट्रस उस लायक हो जाता है कि वो बेबी होल्ड कर सकता है। तो फिर गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई अगर लड़की की शादी हम करते हैं तो क्योंकि शादी के बाद वो माँ बनेगी, तो अगर मान लो माँ वो पहले बन गई और उसका यूट्रस काबिल ही नहीं है तो लड़की भी तो मर सकती है, खतरा है ना। तो एक क्राइटेरिया सेट हो गया कि आप सोचो, रिलेट करो, 18 साल में उसका यूट्रस उस काबिल भी हो रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया कि 18 साल ये लड़की की उम्र रखो, क्योंकि 18 साल में उस लड़की का यूट्रस उस काबिल हो जाता है कि वो उस जाइगोट को या उस बच्चे को 9 महीने तक होल्ड कर सकता है। उसके बाद फिर आप कभी भी शादी करो, 400 जो वैल्यू वो एग्जैक्ट रहती है। वो अरे लगभग 410 हो जाएगा किसी में, क्योंकि वो डिपेंड करता है। किसी लड़की का पीरियड 12 साल में आएगा, किसी लड़की का पीरियड 15 साल लग जाता है। जैसे कुछ लड़कियां होती हैं जो 6th में होती हैं, 5th में होती है, तभी उनका पीरियड आ जाता है। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो 8th में होती हैं, 15 साल उम्र हो गई, 8th में है और तब उनका पीरियड आ रहा है बेसिकली। तो वो डिफर भी कर जाता है, किसी का 12 साल में आया और किसी का 15 साल में आया। 3 साल का गैप आ गया कि नहीं आ गया। अब 3 साल का गैप और 1 साल 1 महीने में 1, तो 12 महीने में 12 एक, तो 3 साल में कितना एक हो गया, 12 36 एक का डीले चलेगा कि नहीं चलेगा। तो 36 एक का डीले नहीं कर पाएगा। तो वो राउंड ऑफ जो माना जाता है लगभग 400 से लेके 450 तक माना जाता है, क्योंकि हो सकता हो कुछ लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल 45 साल में ही रुक जाए, कुछ लोग का 50 में रुकता है, कुछ लोग का 55 तक जाता है। कभी कभी देखते हैं कि बहुत सारी लेडीज़ की उम्र 58 साल है और वो माँ बन गई, सुनने में आता है। तो इसका मतलब है अभी उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुका नहीं है, अभी वो आ रहा है। तो वो बेसिकली होता है, वो डिपेंड करता है, कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि एज होगी तो कमज़ोर होगी। अब वो फिर वही डिपेंडेंसी होती है कि मजबूत है कि नहीं है, भगवान साथ देगा, सब कुछ सही सलामत मजबूत हुआ तो डिलीवरी नॉर्मल बहुत अच्छे से हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आप रोक नहीं सकते, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑटोमेटिक रुक जाता है। जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो 9 महीने तक प्रेग्नेंट वो रुक जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रोक दिया जाता है। क्योंकि फिर क्या जरूरत क्या पड़ेगी फिर, क्योंकि अब तो डेवलपमेंट चल ही रहा है, तो उस समय सब कुछ थोड़ी देर के लिए काइंडली स्टॉप कर दिया जाता है। बेबी के बाहर आते ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। हाँ, उसके कुछ दिन के बाद फिर से वो प्रक्रिया, तो डिपेंड कर, नहीं तो वही डिपेंड करता है हार्मोन, क्योंकि हार्मोन कब फिर से अपने पीक लेवल पर कब वो आ रहा है, टाइम लगेगा ना थोड़ा। भाई बेबी डिलीवर हुआ तो बेबी डिलीवर होने के बाद 15 दिन के बाद इनका सबका लेवल फिर से और बढ़ा, तो 15 दिन के बाद पीरियड फिर से स्टार्ट वो शुरू करेगा। कुछ लोग का 1 महीने के बाद करता है। कभी कभी हम ऐसा भी तो देखे होंगे कि बेबी हो गया लेकिन माँ के स्तन से दूध नहीं निकल रहा है, होता है कभी कभी। तो अब प्रोलैक्टिन निकल ही नहीं रहा है, ऑक्सीटोसिन निकल ही नहीं रहा, तो प्रोलैक्टिन जब तक निकलेगा ही नहीं तब तक दूध निकलेगा ही नहीं बाहर।
तो ये भी होता है कभी की प्रॉब्लम। तो हार्मोनल बैलेंस बहुत ज़रूरी है बॉडी में। वो आप भाई ये भगवान भरोसे होता है सब, कि सब कुछ अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, बच्चा बाहर भी आ जाए, माँ के स्तन से दूध भी निकले, बच्चा उसको नरिशमेंट लेता भी रहे, ये सब बहुत वही है ना कि भगवान की मर्जी होनी चाहिए उसमें। समझ आया? क्लियर हुआ ये? ठीक। अब एनसीईआरटी को लो 48 जो उसने समझाया है, बेसिकली एक पैरा उसने एक्सप्लेन कर दिया है इसी चीज़ को। देखो ये समझा दिया था ऊपर वाला पैरा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर oogenesis, ये वाला पैरा समझा दिया था पूरा। उसके नीचे वाला द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टर्शरी फॉलिकल। देखो सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? टर्शरी फॉलिकल में, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। है समझो इधर देखो, सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो रहा है किसमें? टर्शरी। और टर्शरी वाला सेकेंडरी से किस बेसिस पर डिफरेंट है? क्योंकि टर्शरी के फॉलिकल के पास एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाती है जिसको एंट्रम बोलते हैं, जो कि सेकेंडरी वाले के पास। तो आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्शरी फॉलिकल? द डिफरेंस इन देयर एंट्रम, बिकॉज टर्शरी फॉलिकल प्रेजेंस एंट्रम एंड सेकेंडरी फॉलिकल डज नॉट। तो उसने देखो लाइन लिखा है कैरेक्टराइज्ड बाय ये, मतलब वो एक कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है सेकेंडरी और टर्शरी में डिफरेंस। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। अब देखो इसमें सेकेंडरी फॉलिकल में सिर्फ क्या है? थीका है, लेकिन जब ये टर्शरी फॉलिकल में जाता है तो थीका डिवाइड हो जाता है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटर। ये भी एक कैरेक्टराइज्ड है कि सेकेंडरी फॉलिकल में सिर्फ थीका होता है, लेकिन टर्शरी फॉलिकल में वो थीका डिवाइड भी हो जाता है। ठीक, तो ये क्लियर रखना। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन that it is at this stage the primary oocyte with the tertiary follicle grows inside and completes its first meiotic division। यानी यहाँ के बाद वो बेसिकली यहाँ अपना पहला मियोसिस कंप्लीट कर लेता है। मतलब प्राइमरी oocyte ये जो बनता है ये अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करके आता है, क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पे उसका एस्ट्रोजन का लेवल हाई हुआ था ना, तो वो अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करके आ रहा होता है जस्ट अपना। ठीक, इट इज एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी। ये हम डिवीजन समझाए थे कि सेकेंडरी, जिसमें जो सेकेंडरी oocyte डिवीजन स्टार्ट होता है और उस डिवीजन में सेकेंडरी oocyte बनता है और एक छोटी सी पोलर बॉडी बनती है, जो पिछला वाला लेक्चर था उसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, The secondary oocyte retain bulk of the nutrient rich in the cytoplasm of the primary oocyte। जो secondary oocyte होता है इसके पास भर भर के साइटोप्लाज्म होता है कंपैरिजन टू प्राइमरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte के पास साइटोप्लाज्म का अमाउंट कंपैरिजन टू प्राइमरी oocyte से ज्यादा होता है। ठीक, कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज ऑफ दिस? क्या आप इसका कोई एडवांटेज सोच सकते हैं कि सेकेंडरी oocyte के पास ज़्यादा साइटोप्लाज्म होने से क्या फ़ायदा है? तो ज़्यादा फ़ायदा ये है क्योंकि आगे चल के अभी जब स्पर्म उसको फर्टिलाइज करेगा तो स्पर्म का सिर्फ क्या जाएगा? हेड ही तो जाएगा अंदर, बाकी पूरी बॉडी किसकी है? फीमेल, वो एग की तो फीमेल की तो पूरी बॉडी है। तो जो डेवलपमेंट करना है, वो जो मीडियम प्रोवाइड करना है, वो साइटोप्लाज्म ही प्रोवाइड करेगा आपको। तो ज्यादा मीडियम रखोगे तो जो डेवलपमेंट और जो फर्टिलाइजेशन है वो थोड़ा सा अच्छा होगा, अप्रोप्रिएट माना जाता है। तो इसका एडवांटेज ये रहता है कि ज्यादा भाई साइटोप्लाज्म है तो न्यूट्रिएंट भी ज्यादा रहेगा उसके पास। ठीक, डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन फर्दर डिवाइड और डीजनरेट? अब वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी आगे डिवाइड होता है कि डीजनरेट होता है? वो वहीं रुक जाता है, वो आगे डिवाइड नहीं। प्राइमरी पोलर बॉडी वहीं रुक जाती है, वो आगे फिर दूसरा डिवाइड होता है तो फिर वहां से फिर दूसरी सेकेंडरी पोलर बॉडी निकलती है। प्राइमरी पोलर बॉडी डिवाइड होकर सेकेंडरी में कन्वर्ट नहीं होती, याद रखिएगा, कंफ्यूजन होती है खाली। प्राइमरी पोलर बॉडी बन गई, रुक गई, हटा वहां से, अब वो दूसरा फिर डिवीजन यहाँ चल रहा होता है, फिर वहां से सेकेंडरी पोलर बॉडी पे, क्योंकि दूसरी बार बन रहा होता है, इसीलिए नाम क्या रखा गया था उसका? सेकेंडरी पोलर बॉडी। ठीक, एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। अभी तक ये क्लियर नहीं माना गया है कि वो क्या होता होगा, बट एक्चुअली डिवाइड नहीं होता है वो। देखो द टर्शरी फॉलिकल, अब देखो द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल और ग्रेफिन। ये देखो टर्शरी फॉलिकल ही आगे चल के एक मैच्योर फॉलिकल में डेवलप होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल। बेसिकली जब उसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है तो जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन बचता है उसी को क्या बोलते हैं?
ग्रेफियन फॉलिकल, और यही ग्रेफियन फॉलिकल फिर आगे चल के किसमें डेवलप हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक, द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड ज़ोना पेलुसिडा। सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ एक नया मेम्ब्रेन फिर से रेडी करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज़ोना पेलुसिडा। इसी ज़ोना पेलुसिडा की लेयर को ब्रेक डाउन करने के लिए स्पर्म के हेड पर कौन सा स्ट्रक्चर था, एक्रोसोम। एक्रोसोम ही तो प्रेजेंट होता था, कैप लाइक स्ट्रक्चर, जो ज़ोना पेलुसिडा की लेयर को तोड़ के अंदर तीर की तरह घुस जाता था और पीछे तुरंत वापस सील पैक कर देता था वापस। ठीक, द ग्रेफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। अब ये देखो वही वो कह रहे हैं कि ग्रेफियन फॉलिकल जो होता है ये रप्चर हो जाता है और उसके अंदर से कौन बाहर निकल जाता है, सेकेंडरी oocyte। अब देखो कुछ किताबें अलग अलग लिखती हैं, समझ लो, कुछ किताबें अलग लिखती हैं, कुछ किताबें सेकेंडरी oocyte प्लस किनारे की सेल इनको मिला के बोलती हैं ग्रेफियन फॉलिकल, क्लियर कर लो। कुछ किताबें सेकेंडरी oocyte और प्लस सेल दोनों को मिला के ग्रेफियन बोलती हैं, और कुछ किताबें कहती हैं कि सेकेंडरी oocyte निकाल के ग्रेफियन फॉलिकल बचता है। अब क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलो, एनसीईआरटी ने कहा है सेकेंडरी फॉलिकल और प्लस ये पूरा, इन दोनों पूरे को मिला के क्या बोला गया है, ग्रेफियन फॉलिकल। एनसीईआरटी ये मान रही है कि सेकेंडरी oocyte और अगल बगल का ये सब मिला के क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल। तो अब जब ग्रेफियन फॉलिकल बन जाएगा तो इसके अंदर से किसको बाहर निकाल लिया जाएगा, सेकेंडरी oocyte को बाहर निकाल लिया जाएगा, जो उसने कह रहा है। ठीक, द ग्रेफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte दैट इज ओवम। याद रखना ये सेकेंडरी oocyte होता है, यही क्या होता है, ओवम। तो हमको ये बताओ, जो फीमेल की बॉडी से जब वो डेवलप कर रहा था, जिस समय उसका डेवलपिंग फेज चल रहा था, तब ओवम नहीं था, एक्चुअल ओवम कौन है, तो तुमसे जानते हो, क्वेश्चन पूछेगा क्या, is primary oocyte is considered as ovum? No. Secondary oocyte considered as ovum. Which one of the following statement is incorrect? Primary oocyte considered as ovum, secondary oocyte considered as ovum। वो ऐसे primary follicle is considered as ovum। तो छोटी छोटी बातें हैं, secondary oocyte को क्या बोला गया है, ovum बोला जाता है। ठीक, ovum from the ovary by the, अच्छा, the graphic ruptures to release secondary oocyte from the ovary by the process called ovulation। अच्छा, secondary oocyte ovum, अब इसके अंदर, अब देखो secondary oocyte बन गया, दुल्हन पूरी रेडी हो गई, अब दुल्हन को ओवरी से बाहर निकालना है, तो दुल्हन को ओवरी से बाहर के निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। और इस नेक काम को कराने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, ल्यूटिनाइजिंग। एल से ल्यूटिनाइजिंग, एल से लुटा दो, तो ओवरी के अंदर सेकेंडरी oocyte है, उसको लुटा दो, तो एल से लुटा दो, एल से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम ओवरी से सेकेंडरी oocyte को लुटाने का, निकालने का काम होता है, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ठीक, कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में टेस्टोस्टेरोन काम लगता है पूरा प्रोसेस को गर्म करने में, जबकि एस्ट्रोजन में कौन काम लगता है, एस्ट्रोजन काम लगता है करने के लिए। ये डिफरेंस हो गया। जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस एक सिंपल प्रोसेस होती है, वहीं पर oogenesis एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्मोन बहुत ज़्यादा है, फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं डेवलप होता था। ठीक, दूसरा oogenesis, ये जो oogenesis होता है ये हर महीने चलता है, ये प्रोसेस हर महीने चलती है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस हर महीने नहीं चलती है, जब मन कहा तब चला, जब मन कहा तो रुका, वो उसे कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस थ्रू आउट द लाइफ होता है, इसीलिए लड़का बाप कभी भी बन सकता है, लेकिन लड़की माँ कभी भी नहीं बन सकती, क्योंकि एक उम्र के बाद उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रोक दिया जाएगा। समझ आया, क्लियर हुआ? अब खाली एक छोटा सा खाली डिफरेंस देख लो, अभी आगे आएगा, लेकिन देख लो। अभी कुछ लोग का सवाल होता है कि कार्पस ल्यूटियम, देखो जस्ट इन इमेजिन, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, थोड़ी देर के लिए, इसको स्पर्म मिल गया, इसको स्पर्म मिल गया। ठीक, अगर इसको स्पर्म मिल गया, इसको स्पर्म अगर हम दे दिए, तो स्पर्म और इन दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, बेबी बन गया कि नहीं बन गया? और अगर जाइगोट बन गया तो लेडी प्रेग्नेंट हुई कि नहीं हुई? हाँ, नहीं, जाइगोट के बनने से लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती है, उस जाइगोट को यूट्रस की दीवार पर इम्प्लांट होना जरूरी है। जब तक जाइगोट यूट्रस की दीवार पर इम्प्लांट नहीं चिपकेगा नहीं, तब तक लेडी प्रेग्नेंट। तो इन सोचो, अब इमेजिन करो कि जाइगोट बना और ये जाइगोट जाके यूट्रस पर इम्प्लांट हो गया।
अब इम्प्लांट हो गया तो लेडी क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। अब अगर लेडी प्रेग्नेंट हो गई तो उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू तो बच्चा गिर जाएगा। तो उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए सबसे मेन हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। पी से प्रेगनेंसी, प्री से प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को क्या रखता है, कंटिन्यू 9 महीने तक। जो लेडी प्रेग्नेंट होती है उसके बॉडी 9 महीने तक उसके बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहता है। वो जो लेडी दवा खाती है ना प्रेगनेंसी में, उस दवा में ऐसी दवा दी गई होती है कि उसके बॉडी में, उसके ब्लड में हमेशा, और कभी कभी ये भी सुने होंगे कि 5वें महीने में, 4थे महीने में, 6वें महीने में बच्चा गिर गया और बच्चा मर गया। तो बच्चे गिरने का रीजन एक होता है यही कि प्रोजेस्टेरॉन कहीं ना कहीं भी कम पड़ गया होगा। प्रोजेस्टेरॉन के कम होते ही बच्चा गिर गया तो इसीलिए वो डेथ हो गई। एक फैक्टर समझ में आया। अब आप हमको ये बताइए, जब इम्प्लांट हुआ, सोचो जब इम्प्लांट हुआ, तो जब इम्प्लांट हुआ तो उस समय प्रोजेस्टेरॉन देने वाला कोई तो था ही नहीं ना, उस समय तो कोई नहीं था, तो देता कौन। तो आपको पता है कि मदर और बच्चे के बीच में कुछ दिन के बाद क्या बनता है, प्लेसेंटा बनता है ना। तो प्लेसेंटा बनने में कम से कम 1 महीने का समय लग जाता है, और वही प्लेसेंटा जब बन जाता है तो 1 महीने के बाद अपने अंदर से क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। लेकिन बनने में कितना दिन लगेगा, तो 1 महीने तक उस बच्चे को संभाल के रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, और तब तक आपका कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम तब तक अपने अंदर से क्या निकाल रहा होता है, प्रोजेस्टेरॉन। और जब तक ये प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा तो 1 महीने के बाद तुरंत क्या बन जाएगा, और प्लेसेंटा बन जाएगा। और जैसे प्लेसेंटा 1 महीने के बाद बना, कॉर्पस ल्यूटियम तुरंत वहीं। मतलब समझे कि अगर कोई कहीं से निकला है तो उसके एब्सेंस में तब तक कोई दूसरा होल्ड किया है, और जैसे उसकी एंट्री वापस हुई तुरंत जो पहले से प्रेजेंट है वो हटेगा। तो जब तक प्लेसेंटा मिस है, वहां से जब तक प्लेसेंटा मिस है तब तक वो प्रोजेस्टेरॉन की निकालने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, कॉर्पस ल्यूटियम की। 1 महीने के बाद जैसे प्लेसेंटा बना, कॉर्पस ल्यूटियम तुरंत रीजनरेट हो जाएगा, और फिर आगे 9 महीने तक प्लेसेंटा अपना संभालेगा, हैंडल करेगा। वो समझ आया। तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलेगा, बता देंगे। बट ये समझ में आया, आपका oogenesis कंप्लीट हो गया विथ एनसीईआरटी और ये फिगर। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल बचा 1 दिन का खाली, ठीक। चलो देखो, ये oogenesis आपका हो गया था, 2 पार्ट में oogenesis आपका कंप्लीट हुआ था कि पहले में आपने पूरा वो चार्ट देखा था, और कल वाले में आपने बेसिकली देखा था पूरे फिगर के साथ, ठीक। नेक्स्ट आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक खोल के बैठो, आपके बुक में चार्ट दिया है, पेज नंबर 50 पे वो ग्राफ दिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैं डैम श्योर हूँ आपके पेपर में मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। हाफ ईयरली का पेपर है, चाहे प्री बोर्ड का पेपर हो चाहे बोर्ड का हो, वो तुमसे यही कहेगा, एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ब्रीफली, डिस्क्राइब मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ब्रीफली। तो आप ब्रीफली तब एक्सप्लेन कर पाओगे जब उसके हर एक इवेंट की जानकारी आपको पता होगी, तो आप अपने ओन वर्ड्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो, अब होता क्या है, देखो जहाँ पर आपसे कहा गया था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो मेल की बॉडी में होता है, और बहुत सिंपल प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ ये टेस्टोस्टेरोन का ही काम लगता है। 2 हार्मोन और लगता है, LH और FSH। बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता है उसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्ले नहीं करता है उसमें, ठीक। दूसरी तरफ आपके पास है oogenesis। oogenesis क्या है, बेसिकली बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस माना गया है। वो इसलिए क्योंकि oogenesis जब होता है फीमेल की बॉडी के अंदर तो एक साथ 4 इवेंट घटता है एक साथ। पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी से अलग हार्मोन सिक्रीट होता है, ओवरी में इवेंट अपना चल रहा होता है, ओवरी से अलग हार्मोन अपना निकल रहा होता है, और यूट्राइन में भी अपना बेसिकली पर्टिकुलरली इवेंट हो रहा होता है, ठीक है। अब पहले समझो, जो सबसे फर्स्ट इवेंट आपको समझना है वो पहले समझना है ओवेरियन इवेंट। दूसरा, आपके पास आपने जो बोला कि बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले क्लियर रखो, बेसिकली होता क्या है। हमें पता है कि हर महीने फीमेल की बॉडी से ओवम को रिलीज, एग को रिलीज किया जाता है फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, यूट्रस पे जाके वो इम्प्लांट हो जाएगा। तो अगर इन केस वो नहीं हुआ, अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उसका, तो वो जो एग होता है या जो ओवा होता है वो ब्लीडिंग के थ्रू बॉडी से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। वो जो बाहर होता है उसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल। क्योंकि ये हर 1 महीने में ये चीज़ें रिपीट होती है विद द सेम प्रोसेस, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक।
अब मेंस्ट्रुअल साइकिल गर्ल्स टू गर्ल वेरी करता है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है, जब शुरू होता है, तो उसको बोलते हैं मिनार्च। जैसे 12 साल की, 13 साल की, 14 साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ तो उसको बोलते हैं मिनार्च, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कर जाता है तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज में मेंस्ट्रुअल जनरली जो एग का फॉर्मेशन oogenesis है वो रोक दिया जाता है, और जो मिनार्च होता है वो बेसिकली उसमें स्टार्ट होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस टाइम पीरियड में स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड मिनार्च, जब रुक जाता है दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। अब ये गर्ल टू गर्ल वैली करता है, 12 से 15 साल हो सकता है, किसी का 12 में आया, किसी 11 में आया, किसी का 15 में आया। दूसरा मेनोपॉज भी वेरी कर सकता है, 40 साल में रुक जाता है, 45 पे भी रुक जाएगा, 50 पे भी रुक जाएगा, ये भी वेरी करता है। तो एनाटॉमी के ऊपर है, वो वेरी कर जाएगा किसका कितने ऊपर होता है, ठीक है। अब अगर शायद कल वाला थोड़ा बहुत याद हो तो आपको शायद याद होगा, सबसे पहले आपके पास जब बेबी, जब लड़की जब माँ के एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में थी तो शायद उसके पास 6 मिलियन थे ओगोनिया, लेकिन जब वो बर्थ लेती है तो उसके पास 2 मिलियन आते थे, और पिबर्टी तक आते आते उसके पास 60,000 से 80,000 तक बचते थे। दूसरा आपको याद होगा कि जब लड़की जन्म लेती है तब से लेके और 14 साल 13 साल जब तक उसका पिबर्टी नहीं आता है, उसका मियोसिस फर्स्ट रोक दिया गया होता है, प्रोफेज फर्स्ट के लेप्टोटीन स्टेज में रोक दिया गया होता है। 14 साल में उस लड़की की बॉडी में किसका लेवल बढ़ता है, एस्ट्रोजन का लेवल, और जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तुरंत का तुरंत उस लड़की का मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। वो मियोसिस फर्स्ट करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही बेचारा आगे बढ़ता है उसका मियोसिस सेकेंड फिर रोक दिया जाता है, क्योंकि मियोसिस सेकेंड को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रियोल चाहिए, जो कि स्पर्म आएगा तो सेंट्रियोल देगा, तब उसका मियोसिस सेकेंड पूरा होगा, ठीक। अब होता क्या है, आपके पास सबसे पहला जो स्टार्टर इवेंट था वो क्या था, प्राइमर्डियल फॉलिकल। प्राइमर्डियल फॉलिकल धीरे धीरे डेवलप होता है किसमें, प्राइमरी फॉलिकल, फिर डेवलप होता है किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर किसमें डेवलप होता है, टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल जब डेवलप होता है तो उसके अंदर oocyte था, तो oocyte उस टर्शरी फॉलिकल या जिसको आपने ग्रेफियन फॉलिकल बोला था, उसमें से सेकेंडरी oocyte क्या होता है, बाहर निकल आता है, और अगर बाहर निकल आया और ओवरी से बाहर निकल गया तो उस प्रोसेस को क्या बोलते थे, ओव्यूलेशन। अब क्या है, एक जो ऑन एन एवरेज किसी भी लड़की की जो ऑन एन एवरेज साइकिल यहाँ समझाने के लिए एनसीईआरटी ने कोट किया है वो 1 से लेके 28 माना है। इसका मतलब वो 28 दिन की साइकिल मान रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि साइकिल 28 दिन की ही हो, वो 30 दिन की भी हो सकती है, 32 दिन की भी हो सकती है, 35 दिन की भी हो सकती है, वो वैरी कर जाती है। बट आइडियली जो एनसीईआरटी ने माना है वो 28 दिन की माना है, ठीक है, 28 दिन की माना है, ठीक। अब जो साइकिल बेसिकली आप चला रहे हो 28 दिन में, उसमें क्या क्या इवेंट आपका बेसिकली हो रहा है। देखो, जब आपका प्राइमर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, तो फॉलिकल को डेवलप करवाना है। तो फॉलिकल को डेवलप करवाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके नाम में ही क्लियर है, फॉलिकल स्टिमुलेट कर रहा है। तो पहले प्राइमर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल। तो ये फॉलिकल को डेवलप कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, FSH की होती है, ठीक। अब होता क्या है, ये जब डेवलप हो जाता है तो हम कहते हैं कि जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो साइकिल का इवेंट था उसमें मिड ऑफ द साइकिल के एकदम बीचों बीच में आपका एक प्रोसेस परफॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब है कि जब ओवरी में से सेकेंडरी oocyte को बाहर फैलोपियन ट्यूब में भेज दिया जाता है। ओवरी से अगर सेकेंडरी oocyte को फैलोपियन ट्यूब में भेज दिया गया, उसी इवेंट को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। और वो हमेशा उस लड़की के टोटल साइकिल के मिड ऑफ द साइकिल वो होगी। वो भी कैसे कैलकुलेट करना है वो अभी हम समझा देंगे, अगर साइकिल थोड़ी बहुत चेंज या वेरी कर गई आपकी, ठीक है। अब देखो, ये जो रेड वाला है एनसीईआरटी ने रेड वाले को FSH बोला है, और ये जो ब्लू वाला है एनसीईआरटी ने इसको LH बोला है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब इस ग्राफ का मतलब समझो पहले। देखो, पहले फॉलिकल को डेवलप करवाना है, ठीक। तो फॉलिकल को डेवलप करवाना है तो फॉलिकल देखो धीरे धीरे अपना वो डेवलप होता जाएगा।
उसके बाद जब फॉलिकल डेवलप हो गया, फॉलिकल जब ऑलमोस्ट फॉलिकल जब डेवलप हो गया, तो क्योंकि फॉलिकल जब कंप्लीट डेवलप हो गया तो अब उस फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte को बाहर निकालने का वक्त आ गया कि नहीं आ गया। तो जैसे ही वो वक्त आता है निकालने के लिए, तुरंत का तुरंत सडन LH का लेवल तुरंत पीक पर चला जाता है, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या होता था, लुटा दो ओवरी में से सेकेंडरी oocyte को। तो जब साइकिल मिड ऑफ द में पहुंचती है, तो मिड ऑफ द साइकिल में क्योंकि FSH जितना डेवलप कर सकता था FSH ने डेवलप कर दिया, डेवलप हो गया। अब क्योंकि उसको लुटाना है, तो लुटाने के लिए LH का लेवल क्या करना पड़ेगा, तो मिड ऑफ द साइकिल अचानक से FSH से ज्यादा LH का हार्मोन सडन पीक पे चला जाता, और जैसे पीक पर गया वो तुरंत वहां पर कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करा दिया जाता है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन होने के ओव्यूलेशन कंप्लीट हो गया, और जैसे कंप्लीट हुआ तुरंत वो फिर LH का लेवल तुरंत क्या हो जाता है, डाउन कर दिया जाता है। LH का लेवल फिर अब क्योंकि अब LH का काम ही नहीं पड़ेगा, तो LH अपना डाउन होता जाएगा, और फिर वही सेम काम अगली साइकिल में आएगा, और अगली साइकिल का मिड ऑफ द ये अगली साइकिल में बेसिकली आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये लेवल स्ट्रॉन्ग, फिर ये लेवल फिर से शुरू कर जाएगा। अब समझो, जहां पे ओव्यूलेशन जब हो जाता है, ओव्यूलेशन हो गया तो LH का लेवल सडन डाउन हो जाता है, लेकिन FSH का लेवल बढ़ा तो बहुत थोड़ा बढ़ा, लेकिन वो इमीडिएट कम नहीं होता, वो अभी भी अपना लेवल पीक बनाए होता है, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल के बाद वो कन्वर्ट होता है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम को कुछ दिन तक जिंदा रखना होता है, याद है ना, 1 महीने तक, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम अपने अंदर से क्या निकाल रहा होता है, प्रोजेस्टेरॉन, जो कि किस लिए जरूरी है, P से प्रोजेस्टेरॉन, P से प्रेगनेंसी, तो उसके लिए जरूरी है। तो वो 1 महीने के लिए रखना है इसको, तो वो 1 महीने तक FSH अपना लेवल क्या रखता है, मेंटेन किए रखता है कि हाँ ठीक है सडन कम नहीं होने देता। जब ये कम हो जाएगा बाकी प्लेसेंटा बन ही जाता है, तब तक वो अपना इवेंट कर लेता है, ठीक। तो ये दोनों चलता है इसका। अब आता है ओवेरियन इवेंट में। ओवेरियन इवेंट में NCERT ने ब्लू वाले को बोला है एस्ट्रोजन, और रेड वाले को बोला है, बेसिकली रेड वाले को बोला है प्रोजेस्टेरॉन। अब देखो, ओवरी में से भी दोनों हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत डाउन होता है। एस्ट्रोजन मेल फीमेल हार्मोन है ना, तो उसका लेवल पीक पे रहता है। अब होता क्या है, जब प्राइमरी फॉलिकल डेवलप कर रहा होता है, जब डेवलप कर रहा होता है तो उस समय एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा रहता है, और उस समय प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, तुम लिटरली बताओ, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो प्रेगनेंसी के लिए है, तो जब तक लेडी प्रेग्नेंट नहीं हुई है उसका लेवल हाई रखना है कि लो रखना है, लो रखना है ना। अभी लेडी प्रेग्नेंट कहाँ हुई है, अभी तो निकल ही रहा है, अभी तो निकलेगा जाएगा फर्टिलाइजेशन होगा तब ना, तो तब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बॉडी में क्या रहता है, डाउन ही रहता है, और एस्ट्रोजन अपना लेवल हाई बना कर रखता है क्योंकि फीमेल हार्मोन है, और oogenesis के प्रोसेस को करने के लिए एस्ट्रोजन का होना, जैसे मेल स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए टेस्टोस्टेरॉन का होना, मेल हार्मोन का होना जरूरी है, वैसे ही फीमेल वाला oogenesis होने के लिए फीमेल हार्मोन होना जरूरी है, और फीमेल हार्मोन कौन होता है, एस्ट्रोजन। तो इसका लेवल तो पीक बनना है, इन लोगों का तो होगा ही होगा, इसका भी लेवल अपने आप सब पीक पर होना चाहिए, तो ये भी अपना लेवल पीक पर रखता है। एट अ सडन ओव्यूलेशन के टाइम पे ये भी अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ा लेता है, उसके बाद ओव्यूलेशन हो जाता है तो ये रैंडम डाउन कर लेता है, उसके बाद फिर ये अपना लेवल, एस्ट्रोजन अपना लेवल ज़्यादा देर तक गिराएगा नहीं, वो इसलिए क्योंकि एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, तो उसको घटाए वो नहीं, ज़्यादा देर तक घटा देगा तो बॉडी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बहुत थोड़ी देर के लिए लेवल घटाता है, उसके बाद फिर लेवल अपना क्या कर लेता है, वो बढ़ा लेता है। समझ आया, क्लियर हुआ, 3 ग्राम। अब तीसरा है यूट्राइन, यूट्रस में क्या होता है, देखो जिस समय ये चल रहा होता है उस समय यूट्रस में तैयारी चल रही होती है, उस समय यूट्रस में तैयारी चल रही होती है। इसको डिवाइड किया गया है 1 से लेके लगभग 5 दिन तक, लगभग 3 से, NCERT ने 3 से 5 दिन तक जो फेज बोला है उस फेज को उसने बोला है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें ब्लीडिंग, या इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग फेज, इसमें ब्लीडिंग होता है। अब आप ये बताओ, पहले 5 दिन जो ब्लीडिंग होता है क्या वो इस साइकिल का होता है कि वो पिछले साइकिल का होता है,
वो पिछले साइकिल का होता है जो अगली साइकिल के स्टार्टिंग में क्या होता है, ब्लीड आता है। तो हम उसको जनरली जब से ब्लीड आया जिस दिन से, उसी दिन से साइकिल हम कैलकुलेट करना शुरू कर दे। तो पहला 3 से 5 दिन जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, 3 वो होता है मेंस्ट्रुएशन, दैट इज ब्लीडिंग फेज। तो वो 3 से 5 दिन होता है, किसी किसी 6-7 दिन भी हो सकता है, बट 3 से 5 एनसीईआरटी कर रही है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद जो आता है लगभग 60वें से लगभग लेके 14 दिन तक। अब 6 तारीख से लेके 6वें दिन से फॉलिकल डेवलप फिर से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो 6वें दिन से फॉलिकल डेवलप धीरे धीरे प्राइमर्डियल, पॉइंट, सेकेंडरी, टर्शरी, फॉलिकल डेवलप होते होते जब 14वां मिड ऑफ द साइकिल पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। ओव्यूलेशन हो गया तो जब ओव्यूलेशन हो जाएगा तो बॉडी को नहीं पता है ना कि अभी फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। बॉडी तो यही मान के चलेगी कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो बच्चा जो है, जो जाइगोट है, वो इम्प्लांट होने कहाँ आएगा, गर्भाशय में आएगा, यूट्रस में आएगा। तो यूट्रस की दीवार को मजबूत होना पड़ेगा, वो थोड़ा आपको मजबूत चाहिए, ताकि बच्चा जब उस पर इम्प्लांट हो तो वो दीवार मजबूत रहे, उसको होल्ड कर सके। तो यूट्रस अपने आप को क्या करता है, थिक करना शुरू करता है, मोटा करना शुरू करता है। और वो थिक करता कैसे है, यूट्रस के पास 3 लेयर होती थी। सबसे आउटर मोस्ट लेयर पेरीमेट्रियम, मिडल वाली लेयर मायोमेट्रियम, सबसे अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम वाली जो लेयर होती है उसमें ब्लड वेसल की संख्या बहुत तेज बढ़ती है, बहुत तेज बढ़ती है। और एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल बढ़ने की वजह से जो यूट्रस होता है वो काफ़ी हद तक थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो इसीलिए लगभग साइकिल के अंत आते आते तक, यहाँ तक आते आते तक मोटा हो गया कि नहीं हो गया, इसमें ब्लड वेसल ज़्यादा हो गए कि नहीं हो गए। अब तुम इमेजिन करो, देखो ओव्यूलेशन हो गया, सेकेंडरी oocyte निकल गया, कुछ देर तक वो इंतजार करेगा, oocyte इंतजार करेगी। अगर मिल गया, सोचो ये चलता जाएगा, ऐसे oocyte चलता जाएगा आगे। अगर इसको स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और अगर उसको स्पर्म नहीं मिला तब तो वो डीजनरेट करना पड़ेगा ना उसको। तो जब उसको डीजनरेट करना है तो यूट्रस अब इतना मेहनत क्या करने, तो यूट्रस ये जो इतनी मेहनत ब्लड वेसल को बना के जो इतना थिक बनाकर जो रखता है ना, धीरे धीरे यूट्रस इन सभी ब्लड वेसल को तोड़ना शुरू करना कर देता है। और ब्लड वेसल में क्या मिलेगा, ब्लड मिलेगा। तो जब ब्लड वेसल टूटती हैं यूट्रस की, तो उसमें जब फटती हैं, टूटती हैं, तो जब टूटती हैं तो उसमें से क्या निकलता है, ब्लड। तो वही फिर अगले साइकिल में मेंस्ट्रुएशन के दौरान, ब्लीडिंग के दौरान निकल जाता है। समझ आया, क्लियर हुआ। तो अगर व्हाट हैपन इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, पूछा जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, ब्लीडिंग होगी, 3 से 5 दिन की ब्लीडिंग होगी। जो एंडोमेट्रियम की जो ब्लड वेसल जो थिक आपने बनाया था वो धीरे धीरे टूटना शुरू कर देंगी। समझ आया। अब एक 2-3 सवाल से फंसता है कि ब्लीडिंग 3 से 5 दिन क्यों हो रही है, एक ही दिन में सारा ब्लड निकल जाए, कहानी खत्म हो जाए। तो इसका सीधे सीधा आंसर है कि जो ब्लड वेसल टूटती हैं वो एक ही साथ सारी ब्लड वेसल नहीं टूटती हैं, उसको तोड़ने में, किसी भी चीज़ को तोड़ने में टाइम लगता है। बनने में लगा है तो तोड़ने में भी टाइम लगता है। तो यूट्रस की जो सभी ब्लड वेसल होती है उसको तोड़ने में लगभग 2 से 3 से 4 दिन का समय लगता है। इसीलिए ब्लीडिंग फेज कितना मानी जाती है, 3 से 4 दिन तक की मानी जाती है। समझ आया। दूसरा जो लोगों को कंफ्यूजन है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लड है, ये जो ब्लड निकलता है तो अगर बॉडी में से निकल जाएगा तब तो बॉडी कमज़ोर हो जानी चाहिए। तो एक्चुअली बॉडी का ब्लड अलग होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लड अलग होता है। वो इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लड है वो किसका ब्लड है, ब्लड वेसल का ब्लड है। तो ब्लड वेसल में अलग से ब्लड बनाकर भेजा जाता है कि तुम्हारे अंदर हम ब्लड बना के भेज रहे हैं मोटा करने के लिए। उसमें बॉडी के ब्लड को उससे कोई रिलेशन नहीं होता, वो ब्लड वेसल में अलग से होता है। जब ब्लड वेसल टूटेगी तो वो अपना ब्रांच है, वो ब्लड वेसल टूटेगी तो उसका निकलेगा, वो अपना ब्लड अपना लेके बाहर निकल जाएगा। समझ आया। तो जब वो ये जब टूटती है और जब टूटने के बाद जब खून निकलता है, ब्लीड होता है, उसी ब्लीडिंग में सेकेंडरी oocyte जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ उसी में एंटर करके उसके साथ वो भी बाहर चला जाता है। समझ आया। तीसरा, हमें ये भी तो नहीं पता होता है कि oocyte कब निकलेगा, पहले दिन निकलेगा कि दूसरे दिन निकलेगा कि तीसरे, हमें नहीं क्लियर होता ना। तो इसीलिए पूरा तोड़ने में और oocyte को निकालने में, एग्जैक्ट पूरा निकालने में लगभग 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। क्लियर हुआ। सेकंड, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ब्लड के कलर से बहुत सारी बीमारियां बता दी जाती हैं। वो आपको MBBS में पढ़ाया जाता है कि अगर
प्योर रेड है तो वो किसका कलर क्या है, लाइट रेड है तो उसका क्या है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो कलर, जो ब्लीडिंग का जो कलर होता है वो कलर देख के डॉक्टर बता देगा कि आपको कौन सी बीमारी होने वाली है या आपको कौन सी बीमारी है या कोई इन्फेक्शन आपको है। तो ब्लीडिंग का कलर डिसाइड होता है, ब्लीडिंग का कलर का डिसाइड हो जाता है, डॉक्टर से बता देते हैं आपको। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट नहीं?